सवाल सवाल सवाल, जीवन का उद्देश्य है भाई साहब सवाल, ठीक है। आईआईटी में आया हुआ है, सीबीएसई में आया हुआ है। देखो भाई साहब, सीबीएसई आईआईटी से 10 साल पीछे चल रहा है, ठीक है। 98 में आया हुआ है सीबीएसई में। एक्चुअली में पिछले साल का अगर सीबीएसई का फिजिक्स पेपर आप देखोगे, उसमें बहुत सारे भर भर के आईआईटी के सवाल आए थे जो पिछले बहुत पहले साल में आए हुए हैं। So this is also an example which came in 88 IIT and CBSE. An electron in an atom revolves around a nucleus in an orbit. तो भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन है जो एक एटम में भाई साहब घूम रहा है, ठीक है। An electron in an atom is revolving in an orbit of radius. यहाँ पे रेडियस क्या दिया हुआ है? 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 0.5 एंगस्ट्रॉम मीन्स 0.5 इंटू 10 रेज टू -10 मीटर, ठीक है। थर्ड वाला स्विच देना, थर्ड वाला, अरे थर्ड इधर से, हाँ ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब आर भी क्लियर। ये हो गया आपका आर, ओके। एन इलेक्ट्रॉन इन एटम रिवॉल्व्स, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट आपको भाई साहब कैलकुलेट करना है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू कितनी है? 10.10 मेगाहर्ट्ज, मतलब 10⁻⁶ हर्ट्ज, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका 10⁻16 हर्ट्ज, ठीक है भाई साहब। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, ओके। तो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भाई साहब? मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बताइए, सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? आई इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। यहां पे चार्ज क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो q बाई टी, तो यहां पे कितना हो जाएगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब देखो यहां पे एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट इफ द फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे हम बोल सकते हैं E इंटू वी, वी मतलब आपका वेलोसिटी, चार्ज इंटू वेलोसिटी आपका करंट हो जाएगा, किस फ्रीक्वेंसी से वो घूम रहा है, ठीक है। चार्ज इंटू वेलोसिटी करंट हो गया। और एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? यहाँ पे जो भी आपका पाई आर स्क्वायर, ये आपका आर दिया हुआ, ये लेट्स से आर है आपका, ठीक है। दिस विल बी पाई आर का स्क्वायर। ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। अभी मेरे को यहाँ पे ई की वैल्यू मालूम है, पाई की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू मालूम है। व्हाट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इज द वेलोसिटी वी, ठीक है। वी को कैसे निकालेंगे भाई साहब? मैग्नेटिक मोमेंट में वी को कैसे निकालेंगे? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना होता है देखो, वेलोसिटी है यहाँ पे दिया हुआ है, ई वी पाई आर का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? अरे भाई साहब देखो टाइम पीरियड क्या होगा, सिंपल, अगर ऐसे चलोगे तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई आर बाई वी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बोलो? इसका उल्टा, v बाई 2 पाई आर, ठीक है। कर लो भाई साहब इसमें। सो दिस विल बी आपका यहाँ पे v विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एफ, ठीक है। तो e 2 पाई आर एफ आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मतलब भाई साहब अभी यहाँ पे हो जाएगा आपका, दिस विल बी हाउ मच? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 3.14। यहाँ पे एक और पाई था ना भाई साहब, वो कहाँ चला गया? हाँ वही तो पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, गड़बड़ किया भाई साहब। यहाँ पे है मैग्नेटिक मोमेंट ई, वी की जगह पे अपन क्या लिख रहे हैं? 2 पाई आर एफ और पाई आर स्क्वायर, है ना। सो दिस विल बी हाउ मच? ई 2 पाई का स्क्वायर आर का क्यूब, है ना। 2 यहाँ पे 2 हो गया, पाई का स्क्वायर आर का क्यूब और एफ, तो दिस विल बी 3.14 का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू ई का वैल्यू 3.14 और आर का क्यूब मतलब हो गया आपका 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब इंटू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है 10⁻16, ठीक है। ले देखिए भाई साहब तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन ये 3.14 का, हाँ 10 टू द पावर ऑफ 10 16 हुआ ना, मेगा हर्ट्ज है ना, 10⁻10 मेगा हर्ट्ज है। मेगा मतलब हो गया आपका 10⁻6, ठीक है। तो वो गया 10⁻16। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट देखो I इंटू ए, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻16 हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। 3.14 क्यों भाई साहब, ये क्यों? इंटू 5, ओके। m की वैल्यू है भाई साहब ई वी इंटू पाई आर स्क्वायर, चलिए ये तो ठीक है। m की वैल्यू है भाई साहब I इंटू ए विच विल बी ई वी इंटू ए,
है ना, ई वी की वैल्यू हो गई ई वी पाई आर का स्क्वायर, हाँ भाई साहब गड़बड़ हो गया है, बहुत बढ़िया, गुड, दिस वाज अ ब्लंडर फ्रॉम आर एंड। ओके देखो भाई साहब यहाँ पे आपका करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, करंट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन इनटू क्या है 1/t, और 1/t क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी तो होता है, दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी। ओके ओके ओके, चलिए तो ये हो गया आपका I इज इक्वल टू ई एफ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा I इंटू ए, दैट इज E इंटू एफ इंटू ए भाई साहब पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, F की वैल्यू हो गई भाई साहब 10⁻16, पाई की वैल्यू हो गई 3.142, और आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻10 इसका भाई साहब स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल गिव यू दिस मच। ओके 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 ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द हाइड्रोजन आटम इन एन ऑर्बिट ऑफ 0.51 एंगस्ट्रॉम विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द फॉलोइंग, द इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए फटाफट फटाफट भाई साहब, करंट कितना हो जाएगा बोलो, यहां पे करंट कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू E/T, है ना, तो मतलब E इंटू फ्रीक्वेंसी 1/, देखो E इंटू 1/T मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी E इंटू एफ, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन द न्यूक्लियस विद वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है भाई साहब, तो यहाँ पे भाई साहब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, हाँ वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/2πr, चलिए भाई साहब v/2πr, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, v/2πr से निकाला है कि कैसे निकाला है, हाँ चलिए ev/2πr, ठीक है। सो दिस विल बी ev/2πr, ठीक है। इसकी वैल्यू डालोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, v की वैल्यू है भाई साहब 2 इंटू 10⁻⁶, यहाँ पे हो गया आपका 2 पाई, दैट इज 2 इंटू 3.14, और r की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे 0.51 एंगस्ट्रॉन्ग है, मतलब इंटू 10⁻⁻10, 7 से तो भाई साहब 51 भी नहीं जाता, यहाँ पे इसको एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मिल गया 10⁻⁻4, बोलिए बोलिए भाई साहब, यहाँ पे 2 पाई है, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आ गया, ऊपर से पाई तो कुछ कट भी नहीं रहा है, चलिए जो भी है यहाँ पे 10⁻⁻4 एम्पियर्स आया, पता नहीं कहाँ से आया ये आंसर, 1.6 से 2 है, यहाँ पे 2 इंटू 3.14 है, कोई अगर मैंने इसको 22/7 भी ले लिया तो भी ये 51 से नहीं कटेगा ना, 7 की टेबल में 49 आता है, 51 थोड़ी, ठीक है। ओके खैर, तो इक्विवेलेंट करंट हो गया, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। कभी भी अगर मैग्नेटिक लूप होता है तो उस मैग्नेटिक लूप की वजह से एट द सेंटर कितना प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, μ0I/2r, ठीक है, μ0I/2r होता है, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो भाई साहब, μ0I/2r, तो μ0 मतलब हो गया आपका कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है 10⁻⁻4 अपॉन 2 इंटू आर, 2 इंटू आर भाई साहब आर की वैल्यू है कितनी 0.51 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू। ओके अभी आपको पूछा है मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा भाई साहब I इंटू ए, ठीक है, आई की वैल्यू आपकी आई है 10⁻⁻4 और ए की वैल्यू भाई साहब कितनी है पाई आर का स्क्वायर, दैट इज 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर इज बेसिकली हाउ मच 0.51 इंटू 10⁻⁻10 इसका स्क्वायर, समझ में आता हूं, ठीक है। ओके ओके ओके
चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है। टू मैग्नेट्स, इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स दिए हुए हैं। सृष्टि कुमारी, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब? बहुत बढ़िया। स्मिथ, बिल्कुल भी पढ़ाई हो जाए आपका। हेलो, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? अरे भाई साहब कोई मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? तुम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो भाई साहब, 11th वाले खासकर। अभी तक तुम 10th के बोर्ड के उससे निकल ही नहीं पाए हो क्या भाई साहब? हो गया, कहानी खत्म, पैसा आजम। Q इंटू 2L, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, जिसका दूसरा लिखने का तरीका क्या है? I इंटू A फॉर करंट कैरिंग लूप के लिए। ठीक है, टू मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स M and 3M आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्रॉस। तो भाई साहब यहां पे कैसा हो रहा है सीन? यहां पे सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि ये है आपका एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट, भाई साहब दूसरा मैग्नेट हमने ऐसे क्रॉस में डाला हुआ है। ठीक है, ये भाई साहब दो मैग्नेट्स हैं जो क्रॉस में हैं। ठीक है, टू फॉर्म अ क्रॉस। तो वन इज बेसिकली हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट हाउ मच? M, है ना भाई साहब? क्या दिया हुआ है? टू मोमेंट्स। और इसका भाई सॉरी, एक का है भाई साहब लेट्स से M और दूसरे का है भाई साहब √3M आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्रॉस। द कॉम्बिनेशन इज सस्पेंडेड फ्रीली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसको भाई साहब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया गया है। इन इक्विलिब्रियम पोजिशन द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M मेक्स एन एंगल थीटा। तो इसका भाई साहब इक्विलिब्रियम पोजिशन में ये सस्पेंडेड फ्रीली है। देखो क्रॉस तो है, क्रॉस तो है, लेकिन क्या क्रॉस बना रहेगा? क्या क्रॉस बना रहेगा? ठीक है, टू मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्रॉस। द कॉम्बिनेशन इज सस्पेंडेड फ्रीली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M, ये वाला भाई साहब क्या बना रहा है? एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई साहब? थीटा। फिर वो तो अपना को अलाइन कर लेगा नॉर्थ और साउथ पोल में, तो फिर तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों नॉर्थ और साउथ पोल में अलाइन कर लेगा? नॉर्थ और साउथ पोल में कौन अलाइन कर लेगा? यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल का कोई लेना देना नहीं है, तुमको मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया गया है इसको। ठीक है, इन द कॉम्बिनेशन इज सस्पेंडेड फ्रीली ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर सस्पेंड किया गया इसको। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म में तो वो मूव क्यों करेगा? अरे चाचू, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स क्लैश करेंगे ना, एक का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या दोनों के ऊपर इस मैग्नेट का अलग प्रभाव नहीं आएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का? ये इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट है राइट, साउथ से नॉर्थ पोल। इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट है साउथ से नॉर्थ पोल। विल देयर नॉट बी अ क्लैश बिटवीन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज टू मैग्नेट्स? तो उसके लिए तो मूवमेंट होगा ना भाई साहब। चलो इस क्रॉस को छोड़ दो, मैंने सिर्फ इसको डाला यहाँ पे। तो विल देयर बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेट ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? यस। विल देयर बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेट अलोन ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? यस। तो मूव करेगा ना, देयर विल बी अ फोर्स राइट। ओके, सो देयर विल बी अ फोर्स। अभी आपने इसको क्रॉस में डाला हुआ है, ठीक है, क्रॉस में डाला हुआ है, मतलब आपका देखो साइन कितना, वैल्यू कितना। द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के साथ, लेट्स से हमने भाई साहब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई साहब? थीटा। ठीक है, तो लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ M वाला जो मैग्नेट है, ये वाला आपका मैग्नेटिक मोमेंट M का है और ये √3M का है। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है ये? तो भाई साहब ये वाला कितना बनाएगा? इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये बनाएगा 90 माइनस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? द मैग्नेट विच हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ √3M will make an angle of 90 minus theta with the magnetic field, and the magnet which has a magnetic moment of M will make an angle of theta as given. ठीक है, as given. Okay, चलिए, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द फर्स्ट मैग्नेट विल बी इक्वल टू द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकंड मैग्नेट। दोनों पे भाई साहब एक टॉर्क लग रहा है, ठीक है, और क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है तो इस पे लगता हुआ टॉर्क और इस पे लगता हुआ टॉर्क बैलेंस कर रहा है, इसलिए वो बैलेंस्ड है। ठीक है, ओके, सो टॉर्क कितना होता है हमने पढ़ा हुआ है भाई साहब, इट इज एम बी साइन थीटा। ठीक है, एम बी साइन थीटा, कम वक्त ये एम बी,
पीछा ही नहीं छोड़ रही भाई साहब, है ना। ओके, एम बी साइन थीटा हो गया भाई साहब टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द फर्स्ट मैग्नेट, ये हो गया आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, ये हो गया बी, और ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा भाई साहब, √3m बी साइन 90 माइनस थीटा। अरमान जोक नहीं समझा, ठीक है चलो छोड़ो। ओके, तो ये हो गया आपका एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3m बी साइन 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द फर्स्ट मैग्नेट, ये पहले वाले मैग्नेट ने जितना टॉर्क एक्सपीरियंस किया दूसरे वाले मैग्नेट का उतना ही टॉर्क होगा, तभी तो वो घूमेगा नहीं, दोनों को अलग अलग टॉर्क मिल रहे हैं, ठीक है। तो टॉर्क हमने देखा भाई साहब, कल हमने देखा था टॉर्क क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई साहब, ये दिस इज हाउ मच एम बी साइन थीटा होता है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। तो अगर भाई साहब इस पे लगता हुआ टॉर्क कितना होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका बी है, ये दिया नहीं हुआ है, देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड है, दैट हैज नॉट बीन गिवन टू यू, बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो पहले वाले मैग्नेट पे लग रहा होगा वो दूसरे वाले मैग्नेट पे भी लग रहा होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि भाई साहब ये बी है, ठीक है। सो दिस विल बी एम बी साइन थीटा, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट मैग्नेट, दिस विल बी टॉर्क एक्टिंग ऑन द सेकंड मैग्नेट, ऑब्वियसली बोथ विल बी इक्वल। तो यहाँ पे भाई साहब आपका b और ये b कैंसिल हो गया, m और m कैंसिल हो गया, अभी यहाँ पे कितना आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर हमने इधर लिया तो ये हो गया √3, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब √3, और थीटा की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 60 डिग्रीज, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल वुड tan थीटा बी √3, tan 60 √3 होता है, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। क्या ये समझ में आ रहा है, आ रहा थोड़ा थोड़ा, ओके भाई साहब मैं कुछ कर नहीं सकता, ये स्टेट बोर्ड में ये डिवीजन है, 11th और 12th में आपके मैग्नेटिज्म का चैप्टर ऐसे रायता की तरह फैला हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत इसमें है, थोड़ा बहुत इसमें है, तो आपके कुछ चीज़ें शायद सर के ऊपर से जाएंगी, लेकिन आई कांट हेल्प इट, ठीक है। द रीज़न आई कांट हेल्प इट इज़ बिकॉज अभी तक आपको मालूम नहीं कि कूलम्स लॉ क्या है, लेकिन मैग्नेटिज्म का चैप्टर ठूस दिया है आपको, ठीक है। तो कूलम्स लॉ आपने पढ़ा नहीं है, यहाँ पे हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है जो मैग्नेटिज्म में एप्लीकेबल है, ठीक है। सो ये कुछ तमाम चीज़ें हैं कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन डाला है तो भाई साहब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब 2-3 चीज़ें याद रखिए, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट का एक तरीका है भाई साहब क्या, एम बी साइन थीटा, मतलब किसी बार मैग्नेट को अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रखा और उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वो होगा एम बी साइन थीटा। और अगर आप भाई साहब टॉर्क मतलब ये तो हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, अगर कोई बार मैग्नेट है तो ऑब्वियसली Q इंटू 2L हो जाएगा, और अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो उसका क्या हो जाएगा I इंटू A, ये हो जाएगा भाई साहब। छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप याद रखोगे तो नैया पार हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसको विस्तारित रूप से आप वैसे भी 12th में पढ़ने वाले हैं। 11th में थोड़ा बहुत टच बेस है इसमें कि क्या क्या चीजें हम, जैसे अभी आएगा आपका अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, वो भी आपके कोर्स में है, ठीक है। थोड़ा सा आपका जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म का चैप्टर थोड़ा सा 11 में डाला और थोड़ा सा 12 में डाला है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ये मैं सिर्फ स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ 11th में, ओके। चलिए भाई साहब अभी ये वाला सवाल तो करना है ना भाई साहब, करना है। अब बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 3, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या क्या दिया हुआ है भाई साहब, बोलो। बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है, 6 जूल्स पर टेस्ला। जूल्स और टेस्ला दोनों भी भाई साहब क्या है, आपके SI यूनिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल पे नंबर पे ध्यान देना है। इज अलाइंड एट 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू भाई साहब क्या हो गया 60 डिग्री, विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ कितना है 0.44 टेस्ला हो गया भाई साहब। कैलकुलेट द वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट टू अलाइन इट टू इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। वर्क डन क्या होगा भाई साहब, वर्क डन हाँ एम बी कॉस थीटा, ठीक है। उस दिन आपने देखा था भाई साहब एम बी कॉस थीटा, अगर आपको नहीं याद आ रहा है स्वाभाविक है भाई साहब, माइंड में इतना कुछ चल रहा है, ये सब कहाँ ही याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूलेस थे जो हमने पढ़े थे, देखो वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल, और तो ये आपका वर्क डन कितना होता है भाई साहब एम बी कॉस थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली माइनस एम बी कॉस थीटा, ओके ओके। एक्चुअली में वर्क डन क्या होगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है, ओके। तो यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, वर्क डन, द वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट टू अलाइन टू इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड में तो आपको देखो भाई साहब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम
बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो आपको भाई साहब नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वर्क डन। तो यहां पे पहले क्या है, थीटा यहां पे भाई साहब थीटा 1 कितना है, मैं यहां पे पहले वाले सवाल की बात कर रहा हूं भाई साहब, ध्यान दीजिए, ठीक है। थीटा 1 कितना है, 60 डिग्री से, और आपने भाई साहब अभी उसको किस में अलाइन किया है, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, ठीक है। समझ में आ रहा है, 60 से 90 में घुमा रहे हैं आप, ठीक है। तो आपका कितना हो गया भाई साहब, ये हो जाएगा एम बी कॉस थीटा 2 दैट इज कॉस 90 माइनस कॉस 60, मेकिंग सेंस पीपल हम। तो यहां पे हो गया आपका माइनस एम बी कॉस 90 की वैल्यू 0 माइनस कॉस 60 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, हाफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम बी बाई 2, एम बी बाई 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम। एम बी बाई 2 भाई साहब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एम की वैल्यू कितनी है 6 और इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 0.44 बाई 2, 2 3 6 कितना आ गया भाई साहब, ये 4, हाँ 1.32, ये हो गया आपका एनर्जी जूल्स में आ जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका वर्क डन, ठीक है, ओके। नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड 1.32 जूल्स आ गया ये नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड आपका इनिशियल एंगल कितना है भाई साहब, तो यहां पे भी आपका थीटा 1 का वैल्यू कितना रहेगा, थीटा 1 का वैल्यू बच्चा पार्टी यहां पे थीटा 1 का वैल्यू कितना रहेगा भाई साहब 60। थीटा 2 की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका इधर है तो आपने डाइपोल को भाई साहब ऐसे अरेंज किया है कि मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ हो गया। तो कितना हो गया भाई साहब, दोनों के बीच में एंगल अभी 180, ठीक है। थीटा 2 की वैल्यू हो गई 180। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हो गया आपका माइनस एम बी कॉस थीटा 1 की वैल्यू हो गई कॉस 60 माइनस कॉस 180, ठीक है। सो ये हो गया आपका माइनस एम बी कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, हाफ है ना, कहाँ √3 लिख रहे थे भाई साहब, हाफ माइनस कॉस 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे हो गया आपका -1, तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस एम बी इंटू माइनस हाफ, मतलब ये कितना हो गया भाई साहब एम बी बाई 2, ठीक है। वही से क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो, हाँ -1 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, ये बीच में माइनस है और ये -1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस हाफ, तो ये 3/2 हो जाएगा, प्लस 3/2 ना, ओके 3 MB बाई 2। कॉस थीटा 2 कर लो भाई साहब, कॉस थीटा 2, फिर भी तुम्हारा वही सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस एम बी कॉस ऑफ 180 माइनस कॉस ऑफ 60, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस एम बी, सो दिस विल बी कॉस ऑफ 180 इज -1 माइनस हाफ, सो दैट विल बी माइनस एम बी इंटू -3/2, भाई साहब यहाँ पे माइनस कैंसिल, तो 3 MB बाई 2 दैट गिव्स यू, इस MB बाई 2 जो निकाला है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, सिंपल, इतना तो निकाल ही चुके हैं हम, कितना है 1.32, तो दिस विल बी 3 इंटू 1.32, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 3.96 जूल्स, ठीक है, 3.96 जूल्स। क्लियर है भाई साहब, ओके। द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन द फाइनल ओरिएंटेशन केस, दैट इज सेकेंड में, ठीक है आपका, हाँ टॉर्क इन द फाइनल ओरिएंटेशन केस, तो यहां पे भाई साहब आपका टॉर्क क्या होता है आपका नहीं सुन लो, टॉर्क कितना होता है MB साइन थीटा, आपने भाई साहब 180 से उसको घुमा दिया है, ठीक है, MB साइन थीटा। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अभी देखो, आपने जब फाइनल प्लेसमेंट किया है तो आपका जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, मतलब इस तरफ साउथ है, इस तरफ नॉर्थ है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, 180 डिग्री से आपने घुमाया है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है MB साइन थीटा, तो आपका इसका मतलब थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो राइट नाउ व्हाट इट इज 180, सो ये हो जाएगा भाई साहब MB साइन 180
और साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है तो दिस विल बी जीरो, नो टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस, सो इट विल बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए वैसा ये वाला सवाल करना फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो भाई साहब। यहाँ पे अगर कल जो हमने पढ़ा था देखो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है, व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे, तो यहाँ पे देखो डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इफ इनिशियली द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो ये कितना हो जाएगा एम बी कॉस थीटा, ठीक है, माइनस एम बी कॉस थीटा, ओके। और भाई साहब ठीक है, तो व्हेन P इज पैरेलल टू B, मतलब आपका जो M है अगर वो पैरेलल हो जाए तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, तो दिस विल बी मिनिमम। U इज इक्वल टू माइनस एम बी, ये आपका मिनिमम होगा क्योंकि ये आपके कॉस थीटा के वैल्यू से मैक्सिमम होगा। देखो अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू बोलूं तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब जीरो होता है, ठीक है। ये आपका एम बी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो सबसे मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मिनिमम, इट इज इन अ स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, भाई साहब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। व्हेन एम इज परपेंडिकुलर टू बी, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 90, ठीक है। यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। When M is perpendicular to, when M is anti parallel to B, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ, B इस तरफ, एंटी पैरेलल, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 180 हो जाएगा, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस, यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम। तो आपका मिनिमम कंडीशन कब क्रिएट होता है, when M is parallel to B, when magnetic moment is parallel to B, और मैक्सिमम मतलब ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, when जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मिनिमम, यहाँ पे भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। और आपको मैंने कल भी समझाया कि जिस सिस्टम का एनर्जी जितना कम होता जाएगा उसका स्टेबिलिटी उतना बढ़ता जाएगा, तो जब इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे जब cos 180 होगा, मतलब आपका मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंटी पैरेलल वाला कंडीशन आता है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा भाई साहब मैक्सिमम, मतलब एनर्जी मैक्सिमम तो स्टेबिलिटी मिनिमम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो यही सवाल यहां पे पूछा है, देखो दिस इज द सेम थिंग दैट हैज बीन आस्क्ड, अ करंट ऑफ 7 एम्पियर्स, तो आपका भाई साहब यहां पे करंट कितना है 7 एम्पियर्स इज फ्लोइंग इन अ प्लेन सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस
आपका रेडियस कितना है भाई साहब 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और आपका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100, ठीक है। द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल का भाई साहब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला लिख दो भाई साहब। इफ द कॉइल इज फ्री टू रोटेट व्हाट ओरिएंटेशंस वुड कॉरेस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कब होगा भाई साहब, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब भाई साहब आपका हाईएस्ट स्टेबिलिटी है ना। हाईएस्ट स्टेबिलिटी कब होगी भाई साहब, जब आपका लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है। और हमको मालूम है भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -mb cos ऑफ थीटा, और इसका मतलब आपका लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब ये मैक्सिमम हो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा आपकी क्या हो 0, ठीक है। सो दैट विल बी -mb। अभी b की वैल्यू आपको मालूम है, m की वैल्यू आपको निकालनी है। यहां पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, NIA, ठीक है, क्योंकि ये लूप है भाई साहब, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, I कितना है 7, और a आपको निकालना पड़ेगा πr², तो 3 पाई इंटू r का स्क्वायर दैट इज 10⁻⁻⁴, इसी का भाई साहब स्क्वायर कर दो, तो 10⁻⁻⁴, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 7 है ना। चलो भाई साहब ये कट जाएगा भाई साहब, 22/7, और ये हो गया आपका 10⁻² है ना 100, और ये हो गया 10⁻², कैंसिलम, तो ये आ गया कितना 22 इंटू 10⁻², ये हो गया आपका भाई साहब मीटर। अगर आप ध्यान रखो, कहाँ इतनी हंसी आ रही है, ओके। और क्या, मीटर का स्क्वायर, ठीक है, आई ये होता है ये मीटर का स्क्वायर हो गया ये, ओके। तो आपका यहाँ पे हो गया दिस विल बी माइनस कितना हो गया भाई साहब 22 इंटू 10⁻² इंटू बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.2, तो ये हो गया आपका -4.4 इंटू 10⁻², ठीक है। 0.2 इंटू 22 दैट इज -4.4 इंटू 10⁻², ये आपका जूल्स में आ जाएगा। दिस वुड बी द क्या पूछा है आपको, इफ द कॉइल इज फ्री टू रोटेट व्हाट ओरिएंटेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम वुड कॉरेस्पॉन्ड टू इट स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना ही है, ठीक है क्या, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पहले तो ओरिएंटेशन बोलना है आपको, व्हाट ओरिएंटेशन। सो व्हेन द मैग्नेट क्या हाँ चाचू यहाँ पे 2 है ना, तो ये -2 हो गया ना, 100 से 10⁻⁴ करोगे तो कितना आएगा 10⁻² ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, देखो इफ द कॉइल इज फ्री टू रोटेट व्हाट ओरिएंटेशन, कौन से ओरिएंटेशन में आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्या हुआ, अभी तक नहीं गुत्थी सुलझ रही है कि नहीं सुलझ रही है, हो गया, ओके। तो इफ द कॉइल इज फ्री टू रोटेट व्हाट ओरिएंटेशन, तो पहले आपको ओरिएंटेशन बताना पड़ेगा। व्हेन द मैग्नेट इज प्लेस्ड, यहां पे देखो दो चीजें हैं, जब आप cos 180 ले रहे हैं तो भी आपका मैग्नेटिक मूवमेंट पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और जब आप cos 0 ले रहे हैं तो भी भाई साहब पैरेलल है, एक में पैरेलल होगा दूसरे में एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। व्हेन द मैग्नेट इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द मैग्नेटिक मूवमेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट आपका पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी दूसरा वाला क्या हो जाएगा भाई साहब, दूसरे वाले में आपका आ जाएगा कितना, दिस विल बी व्हेन इट इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल। अनस्टेबल भाई साहब कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी स्टेट जो है भाई साहब लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, सो दिस इज लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, मतलब हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, आपका लोवेस्ट स्टेबिलिटी है, आई एम सॉरी, लोवेस्ट स्टेबिलिटी एंड हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू -mb cos 180, -mb cos 180, तो ये हो गया -mb इंटू cos ऑफ 180, तो ये हो गया आपका +mb, तो ये हो गया आपका कितना 4.4 इंटू 10⁻² जूल्स, 4.4 इंटू 10⁻² जूल, हाँ cos 180 -1 आ गया ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब, दिस इज द एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एंटी पैरेलल स्टेट एंड दिस इज द एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पैरेलल स्टेट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मामला, ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये हो गया देखो -0.4, हाँ ठीक है 0.044, और ये हो गया +0.044, ठीक है। अरे ये तो क्या है वही छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा होमवर्क है भाई साहब, बहुत बढ़िया।
संडे को चाय पीते पीते भाई साहब निपटा डालिए इसको। 6 सवाल है भाई साहब, क्या है, बस 9। अब भी भेज दे रहा हूँ बेटा, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं रहता है, डिले आपकी तरफ से ही रहता है। Create amazing doodle videos like these in any language you wish using your favorite. ओके, कहाँ क्या हो गया भाई सब बच्चा पढ़ी। हाँ नहीं अभी ख़त्म कहाँ हुआ है, टाइम कहाँ ख़त्म हुआ भाई, 6 मिनट बाकी है। चलो, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म भाई साहब क्या है, देखो गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल, आप अगर इंटीग्रल करेंगे ईडीएस का, ये इंटीग्रल कैसे होता है मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिन्होंने पढ़ा है उनको मालूम है ये, ठीक है। ईडीएस होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्लीकेबल है। अभी ये चैप्टर ठूंस दिया है, कैसे ठूंस दिया है, क्यों ठूंस दिया है मुझे भी नहीं मालूम। ये आपका स्टेट बोर्ड में ये चैलेंज है, ये वाला चैप्टर इस तरह से आपके पास आया है कि आप इसमें कुछ नहीं समझ पाएंगे, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। बट थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा आपको। तो देखो गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में आपका गॉसेस लॉ कैसा है, ठीक है। ईडीएस मतलब सरफेस इंटीग्रल, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका देखो क्या एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल कि समझ लो ये भाई साहब एरिया वेक्टर, एरिया कब से वेक्टर होने लगा, एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ये कैसे वेक्टर हो गया। तो एरिया वेक्टर हम जबरदस्ती बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भाई साहब ऐसे अगर हम इसको ले तो ये हो जाएगा भाई साहब एरिया वेक्टर, ठीक है। अगर इसको हमने ऐसे प्लेस किया है और ये आपकी तरफ ऐसे जाए तो ये हो गया आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। मतलब जो सरफेस होगा उस पर परपेंडिकुलरली अगर आप उसको खींचेंगे, हाइपोथेटिकली ऐसे मान लो कि ये एक ताश का पत्ता है और ताश के पेंडल को जैसे आप ऐसे करते हो तो वैसे जैसे एरिया वेक्टर बनता है वैसा ही किसी सरफेस का एरिया वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो यहां पे E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया भाई साहब एरिया वेक्टर। तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ स्केलर प्रोडक्ट। दो आपके वेक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, जिसमें क्या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज गोइंग टू गिव यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉसेस लॉ है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्लीकेबल है।
सेम लॉ आपका मैग्नेटिज्म में भी एप्लीकेबल है, जहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डाइपोल, ये आपका भाई साहब एक डाइपोल है और इसका ds, ठीक है। सपोज दैट द क्लोज सरफेस S encloses an इलेक्ट्रिक डाइपोल which consists of two equal and opposite charges, तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्लीकेबल हो गया। अभी हम देखेंगे मैग्नेटिज्म में क्या है। तो मैग्नेटिज्म में नाउ अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, क्योंकि यहां पे तो आइसोलेटेड, देखो मैग्नेटिक फील्ड में आपको मैंने पहले भी बताया कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। So a magnetic field is produced only by a magnetic dipole because isolated magnetic poles do not exist. तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, B और ये हो गया ds, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, बस इतना ही है। गॉसेस लॉ, दिस इज गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द एरिया वेक्टर, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इफ यू आर डूइंग अ सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर एप्लीकेबल, इट विल ऑलवेज बी जीरो, ठीक है। So do not exist, so the above equation of magnetic field can be done as this, 0. This is Gauss's law in magnetism, which states that when the surface integral of a magnetic field over a closed surface is always 0, but the surface integral of a magnetic field over a surface gives magnetic flux to that surface. So Gauss's law in magnetism can also be stated as the net magnetic flux through a closed surface is 0. Magnetic flux क्या होता है, देखो जी ये कोई एरिया है, इसमें से कितने लाइंस जा रहे हैं, नंबर ऑफ लाइन्स दैट आर बेसिकली पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज नोन एज द फ्लक्स, ठीक है। आपने कोई टॉर्च लाइट जलाया, तो टॉर्च लाइट का जब आपको रे दिखता है, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ फ्लक्स, ठीक है। ये टॉर्च जा रहा है वैसा भी रेस, कितने रेस जा रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया से, दैट विल बी द फ्लक्स, ठीक है। तो जैसे समझो अगर मैंने टॉर्च ऐसे चलाया, ठीक है, तो यहां पे आपको थोड़ा सा गोला दिखेगा, आप इसको और दूर कर दो तो आपको और बड़ा सा गोला दिखेगा, जितना आपका दूर जाता जाएगा उतना आपको एरिया लिटअप ज्यादा दिखेगा। ये एरिया लिटअप जो है वही आपका फ्लक्स, कितने एरिया को आप इस लाइट से लाइट अप कर रहे हैं, ठीक है, यही आपका फ्लक्स है। ले दे के जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो अगर आपका सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स जा रहा है फ्लक्स ही होता है भाई साहब BDS, समझ में आ रहा है। देखो फ्लक्स क्या होता है, BDS ही होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DS, वैसे यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड में B इंटू DS होगा। और अगर सरफेस इंटीग्रल ऑफ BDS आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स इज 0, ठीक है। सो द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0, एक क्लोज सरफेस में नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम। Consequences of Gauss's law. Gauss's law indicates that there are no sources or sinks of magnetic field inside a closed surface. So there is no point at which the field lines start and there is no point at which the field lines will terminate. कुछ है ही नहीं एक closed surface के अंदर, ठीक है। Hence isolated magnetic poles do not exist. The magnetic poles always exist as unlike pairs of equal strength. If a number of magnetic lines of force enter a closed surface, then an equal number of force must leave that surface. जितने भाई साहब मैग्नेटिक लाइंस एंटर करेंगे उतने ही लीव करेंगे, ठीक है। दैट इज हाउ द थिंग इज, ठीक है। Earth's magnetism we will start tomorrow. Thank you so much for your valuable time, बच्चा पार्टी।